उस व्यक्ति की बात पर सुनिधि खिलखिलाकर हंस पड़ी। इलाक्षी भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रही थी और वो व्यक्ति भी मुस्कुराते हुए सुनिधि की तरफ ही देख रहे थे। तो वो व्यक्ति सुनिधि की कमर पर अपनी बाहें कसकर उसे अपने करीब करते हुए बहुत हंसी आ रही है आपको, कहते हुए वो व्यक्ति सुनिधि के चेहरे के ऊपर झुकने लगा, जिसे देख सुनिधि घबराते हुए खुद को थोड़ा पीछे करके बोली, साहब आप ना बहुत बदमाश हो गए हैं, हमें छोड़िए, आइए हम आपको किसी से मिलवाते हैं। सुनिधि की बात पर वो व्यक्ति सुनिधि की तरफ देखता है तो सुनिधि उन्हें इलाक्षी की तरफ देखने का इशारा करती है, जो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। तो वो व्यक्ति भी तुरंत सीधे होकर सुनिधि की तरफ ही प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने लगा। तब सुनिधि उस व्यक्ति का हाथ पकड़ते हुए इलाक्षी के पास आकर, इलाक्षी बेटा इनसे मिलो, ये है हमारे साहब, मतलब हमारे पति मिस्टर रणबीर खुराना, दुनिया इन्हें लाया के नाम से पहचानती है। और साहब ये है इलाक्षी, आज से यही रहेगी हमारी बेटी बनकर। रणबीर मुस्कुराते हुए इलाक्षी के सिर पर हाथ फेरते हैं, जी बिल्कुल, बहुत प्यारी है आप, और अब आपको यहाँ रहने में किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, मगर शर्त यह है कि तुम भी मुझे अपना पापा बोलोगी और मानोगी भी। तो इलाक्षी भी भरी आंखों से जी पापा कहते हुए अपने आंखों की नमी को खुद में ही जब्त कर लेती है। तभी रणबीर सुनिधि से, अच्छा सुनिधि हम अब कोर्ट के लिए निकलते हैं, आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट पेशी है, तो आने में देर हो जाएगी, अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ साथ साथ हमारी बेटी का भी। तो सुनिधि भी उनके सीने से लगते हुए, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। फिर रणबीर उसके माथे पर अपने प्यार का प्रतिबिंब अंकित कर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुनिधि इलाक्षी की तरफ देखकर, आओ चलो घर चलते हैं, तुम थक गई होगी, चलकर थोड़ा आराम कर लेना। कुछ देर में वो दोनों घर के बाहर पहुंची। घर के सामने ही एक बहुत ही सुंदर सा फव्वारा था, उसको देखकर ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा समंदर ही आकर बस गया हो। हर तरह की, हर रंग की छोटी छोटी मछलियां पानी में साफ देखी जा सकती थी, और फव्वारा भी डॉल्फिन फिश का प्रतिबिंब ही जान पड़ रहा था। इलाक्षी यही सब देख रही थी जब अचानक से दरवाजा खुला। दरवाजे पर एक 20 से 21 साल की लड़की खड़ी थी, जिसके वेशभूषा से उस घर की नौकर ही जान पड़ती थी। उसने बहुत ही साधारण सी साड़ी और ढीली सी चोटी कर आगे कंधे पर ले रखा था। सुनिधि मुस्कुराते हुए, कैसी हो पारो? पारो अपने सामने सुनिधि को खड़ा देख पहले उनके पैर छूती है, फिर बोली, काकी जी जैसा आप छोड़कर गई थी, बिल्कुल वैसे ही फिट एंड फाइन। उसकी बात पर सुनिधि मुस्कुरा देती है। फिर सुनिधि उसके सिर पर हाथ रखते हुए, हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती रहा करो, कहकर वो औरत इलाक्षी के साथ अंदर जाने लगी कि तभी पारो की नज़र इलाक्षी पर पड़ती है। वो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए, से लड्डू गोपाल कोई इतना सुंदर भी हो सकता है क्या? इलाक्षी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तो सुनिधि भी मुस्कुराते हुए, इलाक्षी इससे मिलो, ये है परिणीति, सब प्यार से इसे पारो बुलाते हैं। ये यही इस घर में काम करती है, मगर सबकी चहेती है, किसी का भी इसके बगैर हो ही नहीं सकता। और जानती हो, इसके पैरों में पहिए लगे हैं, कहीं एक जगह टिककर खड़ी रह ही नहीं सकती ये, पर है ये बहुत प्यारी और बहुत मासूम। और पारो ये इलाक्षी है, आज से ये इसी घर में रहेगी, ये हमारी बेटी है। तुम एक काम करो, अभी के लिए इसे गेस्ट रूम दिखा दो, बाद में तुम इसके लिए श्लोक के साथ वाला कमरा तैयार कर देना, जो खाली पड़ा है वो इलाक्षी को दे देना। फिर इलाक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, जाओ इलाक्षी, तुम पारो के साथ जाओ, वो तुम्हें गेस्ट रूम दिखा देगी, फिर तुम फ्रेश हो जाना और आराम कर लेना, तब तक हम तुम्हारे लिए पारो के हाथों तुम्हारे लिए कपड़े भिजवा देते हैं। सुनिधि बोली तो सुनहरी सिर हिलाकर पारो के पीछे जाने लगी। सुनिधि अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। पूरा घर बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। सुनिधि ने जाते हुए एक नज़र श्लोक की तरफ देखा, जिसे देख उसकी आंखों में नमी तैर गई, मगर फिर उसे जल्दी से साफ कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद उन्होंने कुछ कपड़ों के साथ पारो को गेस्ट रूम में भिजवा दिया था कि वो ये कपड़े इलाक्षी को दे आए, और फिर खुद भी फ्रेश होकर किचन की तरफ बढ़ गई। उनकी नज़रें अब भी श्लोक के कमरे के दरवाजे पर ही टिकी थी, मगर हाथ खाना बनाने में जुटे थे। तभी उनकी नज़र दरवाजे से अंदर आ रहे शख्स पर पड़ी, जिसे देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर कुछ पल बाद वो चली भी गई, क्योंकि सामने से जा रहा व्यक्ति उनकी तरफ मुस्कुराते हुए एक बार भी नहीं देखता, मगर उसकी आंखों में सुनिधि के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। ये देख उनका दिल उदास हो जाता है और आंखों में नमी तैर जाती है। सुनिधि उसे ऊपर की तरफ जाते हुए देखकर पीछे से, श्लोक बेटा,
सुनिधि की आवाज सुन श्लोक के कदम रुक जाते हैं। श्लोक पीछे पलटते हुए, कितनी बार कहा है आपको मैंने, मैं आपका बेटा नहीं हूँ और आप मेरी माँ नहीं है, तो मेरी माँ बनने की कोशिश भी मत किया कीजिए। इतनी सी बात आपको क्यों समझ नहीं आती? हाँ, आइंदा से आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, समझ गई आप? इतना कहकर श्लोक वापस पलटकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। नीचे सुनिधि के आंसू बह जाते हैं। ऊपर वही श्लोक के चीखने की आवाज सुन इलाक्षी भी एक पल को सुन्न रह जाती है। उसकी आवाज तो पारो ने भी सुनी थी, जो उसे कपड़े देने आई थी। पारो कपड़े बेड पर रखते हुए, इलाक्षी दीदी, ये थे श्लोक भाई, जिनका गुस्सा हमेशा उनके नाक पर रहता है, लेकिन हाँ, इसमें हमें काकी जी के लिए बहुत बुरा लगता है। श्लोक भाई उन्हें अपनी माँ नहीं मानते ना, और ना ही उन्हें अपना कोई काम करने देते हैं। पता नहीं क्या है जो अपने मन में पाले हैं, भगवान जाने वो क्या सोचते हैं काकी जी के बारे में। पारो बोलती जा रही थी और इलाक्षी उसे सुनती जा रही थी, मगर वो कुछ बोली नहीं। फिर कुछ देर बाद पारो भी वहां पर कपड़े रखकर चली जाती है। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। देखिए फ्रेंड्स, अब तो हम आपको रोज आपकी नज़रों की स्टोरी दे रहे हैं और ये कहानी सोमवार से बुधवार और रूहानियत की गुरुवार से शनिवार। तो आप सब्सक्राइब और कमेंट करते क्यों नहीं? प्लीज़ आप मेरी मेहनत को भी देखिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, नहीं तो फिर आप ही कहेंगे कि अगली कहानी कब आएगी। सोच लीजिए आज का भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।